है ना, फील तो आएगी असल में कैसे आपस में बने। H3Cl में अगर हम देखें तो यहाँ पे अरे तो कितना लॉजिकल सी कहानी है, एक नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट होंगे। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं विनीत खत्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं पता है तुम्हें? आज हम रिएक्शन वाला पार्ट फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, जीओसी आइसोमेरिज्म हमने देख लिया है, हमने रिएक्शंस के बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो यार देखो, अब अपन एक तरह से चैप्टर वाइज अब शुरू करने वाले हैं। तो यार देखो, मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि कोटा में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोटा में एक्चुअली चैप्टर वाइज की बजाय मैं आपको क्लियरली बताऊं तो कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है। ठीक है, कंसेप्ट वाइज मतलब एक ही तरह की चीज़ों को एक साथ पढ़ा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल की रिएक्शंस को एक साथ करा दिया, कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस को सारी जितनी भी हैं डिफरेंट चैप्टर्स की कार्बोकेटाइन की सारी रिएक्शंस को एक साथ करा दिया, कार्बन आयन की सारी रिएक्शंस को एक साथ करा दिया, ऑक्सीडेशन सारे ऑक्सीडेशन एक साथ करा दी जितने भी चैप्टर्स के हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक रिएक्शंस जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस है एक साथ करा दी। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड है। दूसरा एक तरीका होता है, वो होता है एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज मेथड। ठीक है, इसमें अलग अलग चैप्टर बांटे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्कोहल होता है। इसमें ब्रॉडली कोई भी चैप्टर ले लिया, मान लीजिए एल्कोहल ईथर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की मेनली उसमें चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन होता है और उसके अलावा उसका क्या होता है, उसकी रिएक्शंस होती है। बस ऐसे कराया जाता है। ठीक है, कि भाई वो चीज़ बनती कैसे है और दूसरा उसकी रिएक्शंस क्या होती है। लेकिन अब मैं दोनों के अपने अपने फ्लॉज बताता हूँ आपको, मतलब क्या क्या गड़बड़ी है उनमें, प्रॉब्लम क्या क्या है वो बताता हूँ, और फिर हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, ये जो मेथड कोटा में फॉलो किया जाता है इट्स क्वाइट गुड, लेकिन क्या होता है ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज मेथड है इससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाता है, और समझ रहे हो ना, यही इसका ड्रॉबैक है कोटा वाले मेथड का। ठीक है, तो कोटा वाला मेथड इज़ अ वेरी गुड मेथड जिसमें कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक का सीक्वेंसिंग बहुत वेरी करता है जगह जगह। ठीक है, एनसीईआरटी वाले में दिक्कत क्या है भाई, एनसीईआरटी वाले में इशू ये है कि किसी भी चैप्टर में तरह तरह के कंसेप्ट होते हैं। समझ रहे हो ना, यानी मतलब बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ रिएक्शंस होती है और उनके मैकेनिज्म्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर उनको सबको एक साथ पढ़ने बैठ जाते हैं तो खिचड़ी पक जाती है, यानी उनको समझना, उनको पढ़ना एक सूटेबल मेथड नहीं होता है। यानी डायरेक्टली हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। यानी एनसीईआरटी जेन्युइनली बात करें बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन दैट इज गुड फॉर रिवीजन, दैट इज गुड फॉर रिवीजन। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉपर सीक्वेंसिंग फॉलो कर पाना से उससे ऑर्गेनिक समझाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने कोटा के इतने साल का मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसको लेके प्लस एनसीईआरटी दोनों को ब्लेंड कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। यानी हमने क्या किया है, हमने एनसीईआरटी का कोई चैप्टर लिया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर आता है जो क्लास 11th का पार्ट है वैसे। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारे पास आता है उस हाइड्रोकार्बन पार्ट में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने चैप्टर वाला पार्ट तो लिया है, लेकिन चैप्टर वाले पार्ट में जो सिमिलर कंसेप्ट की रिएक्शंस हैं वो हम करेंगे। समझ रहे हो ना, यानी एल्केन्स में सबसे पहले हम जो सारी रिएक्शंस करेंगे वो कौन सी करेंगे, जो सिमिलर कंसेप्ट की है, लगभग सिमिलर फंडे पे जो एप्लीकेबल है। यानी हमने कोटा वाला और एनसीईआरटी वाला दोनों चीजें क्या कर दी, ब्लेंड कर दी, ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग तो रहे कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझ गए? नहीं तो कोटा वाले मेथड से क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन पढ़ रहे हैं उनको अंदाजा नहीं लग पाता कि यार हम कर क्या रहे हैं, असल में हम कहाँ पे हैं, और जिनके स्कूल के एग्जाम भी साथ साथ होते हैं वो फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दिया है, कोटा प्लस एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है दोनों का। एंड आई होपिंग दैट आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बहुत प्यार होने वाला है। ठीक है ना, तो थोड़ा संभल के रहना, है ना। ओके,
तो देखिए गाइस, अब हम रिएक्शन शुरू करेंगे सीधा एल्केन्स की रिएक्शंस, और मतलब बहुत मजा आएगा। अंडरस्टैंड रटना नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, समझना होता है, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ जाता है। तो यार देखो, एल्केन्स में अब ब्रॉडली आप समझ ही रहे हो कि दो चीजें आने वाली है, एक आने वाला है प्रिपरेशन और एक आने वाला है उसकी रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि भाई ये बनता कैसे है, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड, अगले उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप सीक्वेंसिंग समझ गए, हेडिंग लगा लेना, हेडिंग लगा लेना सभी के सभी अपनी कॉपीज में, रजिस्टर्स में, जहां पे भी लिख रहे हो, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। हेडिंग क्या लगाओगे, एल्केन्स लगा लो, एल्केन्स, ठीक है। और उसके अलावा नीचे लिख लो, कंसेप्ट वाइज भी बात बता देता हूं आपको, लिख लो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, लिख लो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, ये भी लिख लो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। कंसेप्ट है इसमें फ्री रेडिकल का, है ना। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिसिस, ये तो आपको पता है। लेकिन अब सबसे पहले जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रिपरेशन। भाई प्रिपरेशन, शॉर्ट में पीपीएन लिख दिया अपन ने। प्रिपरेशन में जो सबसे पहली रिएक्शन हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, ये जो पहली रिएक्शन है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वुड्ज रिएक्शन। आइए देखते हैं वुड्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द वुड्ज रिएक्शन, वी हैव टू सी दैट। हेडिंग लगा लेना जल्दी, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो देखो यार, वुड्ज रिएक्शन के अंदर क्या हम लोग करते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा CH3Cl, हम लेते हैं इसके अंदर एल्काइल हैलाइड, क्या लेते हैं बोलो, हाँ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं, 2 units of alkyl halide combine with each other in the presence of sodium metal, सोडियम लेते हैं। और उसके अलावा क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं भाई, ड्राई ईथर, ठीक है। पानी क्यों नहीं लेते, पानी में सोडियम बहुत ही जोशीला होता है, रिएक्शन कर जाता है, ड्राई ईथर में सोडियम स्टेबल होता है। तो ड्राई ईथर या सॉल्वेंट इसी तरीके से चूज किया गया है ताकि रिएक्शन फेवरेबल हो, रिएक्शन आगे बढ़े। तो सॉल्वेंट हमेशा इस तरीके से लिया जाता है ताकि रिएक्शन फेवरेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम के भी 2 यूनिट्स लेने पड़ते हैं। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। इसीलिए बहुत बार जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये आपको दिए नहीं जाते हैं, यहाँ पे 2 जो दिया हुआ है ये यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। समझ गए क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये नहीं भी दिया जाता। अब ये आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, इसके 2 यूनिट कंबाइन करके इस तरह का एल्केन बनाएंगे, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे 2 CH3 के यूनिट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और जिससे यहाँ पे CH3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या बन गया, ये हमारे सामने एल्केन बन गया और ये इथेन बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, दिस प्रोडक्ट इज डाइमराइज्ड प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज डाइमराइज प्रोडक्ट। डाइमराइज कहने का मतलब क्या है, तो देखो डाइमराइज कहने का मतलब ये है कि डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब होता है यूनिट। डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब यहां मरना नहीं होता भाई, मर का मतलब यहां यूनिट होता है। तो 2 यूनिट मिलके एक सिंगल यूनिट, बड़ा यूनिट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। और जो इसमें प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, डाइमर। तो ये हमारा डाइमर है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में 2 units of alkyl halide, 2 units of alkyl halide combine in the presence of sodium, या कोई और एल्कली मेटल भी आप ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रेडियो एक्टिव मेटल लेके बैठ गए या बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल लेके बैठ गए, ठीक है। नॉर्मली सोडियम पोटेशियम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी मेन एक थीम लाइन जरूर आप लिख लो, लिखो लिखो, इन दिस रिएक्शन, in this reaction, in this reaction 2 units of alkyl halide, in this reaction 2 units of alkyl halide combine in the presence of sodium slash potassium metal, combine in the presence of sodium slash potassium metal to produce dimerized product, to produce dimerized product, ठीक है ना, एल्केन, डाइमराइज प्रोडक्ट एल्केन, ठीक है। तो ये 2 यूनिट मिलके जो बन रहा है इस प्रोसेस को क्या बोला, डाइमराइजेशन बोला। चलिए भाई अब अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है कैसा हुआ है। एल्काइल हैलाइड में Cl की बजाय कुछ और भी आप ले सकते हो।
तो देखो यार, मैकेनिज्म को शॉर्ट में मैंने मैक लिख दिया, मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिज्म है। और देखो इसका मैकेनिज्म अपने को याद होना चाहिए, आर मतलब थोड़ा ध्यान होना चाहिए अपने को, ठीक है। और देखो यार, मैकेनिज्म सारे के सारे याद नहीं करने होते, जो जो मैं मेनली बताऊंगा कि भाई ये ध्यान रख लेना, तो वो ध्यान रख लेना, पर इसको समझना होता है। ज़्यादातर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना होता है कि यार ये पता तो लगे कि कैसे हुआ, है ना, फील तो आएगी असल में कैसे आपस में बने, कनेक्ट कैसे हुए। तो चलिए अब फील लेते हैं। अब से ऑर्गेनिक का ये मान लीजिए कहानी शुरू हो गई है, रियल कहानी, समझ रहे हो ना, जिसमें मतलब आपको बहुत मजा आना चाहिए, बेहद मजा आना चाहिए। देखिए सोडियम मेटल आप सभी जानते हो एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल बेहद जोशीला होता है ना, बहुत जोश में रहता है भाई, झट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, आप सभी जानते हो। आउटर मोस्ट शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो रिलीज करना है उसको, ठीक है। तो वो उसने रिलीज कर दिया और ये Na+ में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सभी के सभी, ये हमारे पास है CH3Cl। CH3Cl में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है। क्या है? पोलर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर खिसकेगा? थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खिसकेगा, जिससे क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सोडियम ने दिया। सोडियम का ध्यान रखिए, एक यूनिट नहीं है सोडियम के, एक मोल है, मतलब 1:1 रेशियो अगर लेते हो तो, यानी बहुत सारे सोडियम की यूनिट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे होंगे। तो माइनस और प्लस के बीच में जिंदगी में क्या होता है भाई? माइनस और प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? बोलो क्या होता है? हाँ, अट्रैक्शन होता है। तो ये माइनस और ये प्लस, ओ नो ठुल्लू ऐसे क्यों कर रहा? तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को। ध्यान से देखो, एरो को नोटिस करो, एरो कौन सी है? वही फिश हुक एरो है ना, हाफ वाली एरो है, ठीक है, हाफ हेडेड एरो। अब जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, ये बताओ कार्बन के पास जिंदगी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। सेकंड पीरियड एलिमेंट में एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं हो सकती, उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मजबूरन इसको एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और यही वो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। कार्बन के पुराने बॉन्ड कई सारे, लेकिन वो इसी को तोड़ेगा, क्योंकि इसके तोड़ने के बाद Cl नेगेटिव है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी है, हेलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। समझ रहे हो? तो कितना लॉजिकल सी कहानी है, प्रेम कहानी है, माइनस और प्लस की। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला, इसने पुराना बॉन्ड तोड़ दिया। अब जैसे ये प्रोसेस हुआ, ध्यान देना सभी के सभी, यहाँ बन जाएगा CH3 डॉट और यहाँ बन जाएगा Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव और Na+ आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, क्रिस्टल बना लेंगे। तो इस Cl नेगेटिव की टेंशन लेने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास आया CH3 डॉट। अब ये CH3 डॉट एक नहीं होगा, ध्यान रखना, एक नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट होंगे, लाखों करोड़ों यूनिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल नहीं होते, यहाँ पे मोल्स होते हैं, इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब CH3 डॉट, ये रेडिकल आपस में कैसे क्या करते हैं रेडिकल्स आपस में? तो देखो, रेडिकल्स में सबसे कॉमन चीज जो होती है वो होती है रेडिकल कॉम्बिनेशन। रेडिकल आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, क्योंकि रेडिकल में पता है क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कई सोच रहे होंगे सर डॉट कहाँ से आया? यार एक इलेक्ट्रॉन जो आया था ना, वही डॉट के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो डॉट यहाँ पे क्या है? डॉट बिंदी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ से टूट गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अब ऐसे ही CH3 के यूनिट आपस में क्या करेंगे? और भी यूनिट होंगे, मैंने बताया था ना, लाखों करोड़ों। तो वो रेडिकल आपस में भाई भाई एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड शेयरिंग से बन जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। समझ रहे हो आप सभी? तो इसको बोलते हैं रेडिकल कॉम्बिनेशन। ये होता है रेडिकल कॉम्बिनेशन, सिंपल। तो भाई ब्रॉडली करना क्या है? हाँ, हमें हेलोजन को निकालना है। हेलोजन निकालने के बाद रेडिकल बनाना है, और रेडिकल्स को आपस में क्या करना है? कंबाइन करना है, बस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, जोशीले सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे Cl को निकाला, Cl को निकालने के बाद यहाँ पे रेडिकल बना, और रेडिकल्स आपस में क्या किए? कंबाइन किए। क्या किए डियर स्टूडेंट्स? कंबाइन किए। बस ये होता है। साथ साथ इसको लिख लेना, लिख लिया होगा, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो डियर स्टूडेंट्स।
ये चीज तो तुम्हें समझ में आई गई हो कि भाई यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लिया है, क्योंकि पानी के केस में सोडियम मेटल एक्सप्लोजिव हो जाएगा, तो सोच समझ के ड्राई ईथर लिया जाता है। कभी कभी यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे DE, तो समझ जाना भाई ड्राई ईथर की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। अच्छा, और तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको अब इसमें लिखवाना चाहता हूँ, मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं हर रिएक्शन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे F है, Cl है, Br है, और मान लीजिए हमने I लिया। अब इनमें अगर वुड्स का रेट कंपेयर करना है हमको कि यहाँ पे वुड्स सबसे जल्दी कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा फेवरेबल किधर है, तो खुद सोचो जल्दी से पहले कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी, वुड्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी, सोच के देखिए सभी के सभी, एवरीवन सोच के देखो बच्चों। हाँ, सबसे ज़्यादा फेवरेबल किस में होगी, आयोडीन में होगी, क्योंकि आई का बॉन्ड सबसे कमज़ोर होता है, इसको तोड़ना सबसे आसान होता है। यस, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयोडीन वाले केस में होगा। इसको लिविंग ग्रुप से भी कर सकते हो, आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन सब में, निकालना उसको सबसे क्या होगा, आसान होगा। क्लियर है एवरीवन, ठीक है ना। अब देखो बात ऐसी कि जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आती रहेगी। ये पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा। अगली चीज ये भी लिख लेना कि रेडिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रेडिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रेडिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रेडिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। सही है, चलो भाई अब देखो जिंदगी में आगे चलते हैं, सीधी बात है, अब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, तो देखो यार, मान लो हमारे पास अब क्वेश्चंस करना है, सिंपल हमारे पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमने लिया Na ड्राई ईथर। क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन मैं करूँगा, मेरे साथ साथ आप भी करते रहना। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो बनता जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो बनता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद रेडिकल बना लो, ये बन गया रेडिकल। अब जैसे कि आप जानते हो ये अकेला यूनिट नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट होंगे, तो ये हो गया दूसरा यूनिट। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये आपस में, हाँ यस, ठीक है, कंबाइन करके बना दिया ब्यूटेन, ये बना दिया कंबाइन करके ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास आया कुछ ऐसा। ठीक है, ये रहा सोडियम ट्राई ईथर। क्या करना है, बहुत आसान है, यहाँ पे अपन ने अगेन हेलोजन को निकाला, हेलोजन को निकाल के यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ, रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, ये हुआ इसका दूसरा यूनिट, और दोनों आपस में क्या कर गए, यस पेयरिंग कर गए, पेयरिंग करके हमारे पास कुछ इस तरह की चीज आ गई। क्लियर है एवरीवन, ओके, इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक है CH3Cl और एक है हमारे पास CH3CH2Cl, और अगर हम अब सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने 2 तरह के एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिए हैं। कितने तरह के एल्काइल हैलाइड लिए हैं, 2 तरह के एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब 2 तरह के जब हमने इसमें एल्काइल हैलाइड लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ कि ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में 2 तरह के रेडिकल्स बनेंगे। एक रेडिकल कौन सा बनेगा आप समझ चुके हो, एक बनेगा CH3 डॉट, और एक यहाँ पे कौन सा बनेगा, एक बनेगा Cl निकलने के बाद CH3CH2 डॉट। अब जैसा कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि ऐसा नहीं होगा कि ये अकेला इकलौता पैदा हुआ है रेडिकल, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों इस जैसे होंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी कई सारी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि भाई CH3 के साथ ही कंबाइन करे, अगर CH3 से ही कंबाइन करेगा तो उससे प्रोडक्ट बनेगा ये, कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अगर यहाँ पे इथाइल इथाइल से कंबाइन करता है तो यहाँ पे बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन बन जाएगा। सही है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई ये और ये आपस में क्या करे, कंबाइन करे। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। यानी अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोल देंगे इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ, ये सेल्फ डाइमराइजेशन, यानी जो रेडिकल बना वो खुद में ही रिएक्शन कर गया, मतलब खुद में क्या, उस जैसे में सिमिलर यूनिट में ही रिएक्शन कर गया, ये भी सेल्फ है। और इसको क्या बोलेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मतलब दोनों रेडिकल अलग अलग। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि
अब इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी प्रोपेन को बनाने के लिए ये एक अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन के अलावा हमें यहाँ पे ये इथेन भी मिल गया, हमें यहाँ पे ब्यूटेन भी मिल गया, तो इसकी यील्ड तो कम हो गई ना, क्योंकि रेडिकल बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रेडिकल डिस्ट्रॉय होके क्या बना देंगे, ये इथेन और ब्यूटेन बना देंगे, पर हमें तो प्रोपेन बनाना था। तो ये इस मेथड का एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है कि अगर मुझे एल्केन बनाना है जिसमें कितने कार्बन हो, ऑड, अगर हमें एल्केन बनाना है जिसमें ऑड कार्बन्स हो, समझना सभी के सभी, तो ऑड कार्बन्स के अंदर क्या होगा, हाँ, अगर एल्केन में ऑड कार्बन्स वाला बनाना है तो ऐसे केस में उसको अच्छी यील्ड में हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, अच्छी यील्ड में हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते। ओके एवरीवन, ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो अब इसके हेल्प से, कि लिख लो एल्केन हैविंग odd number of carbon, alkane having odd number of carbon cannot be prepared, alkane having odd number of carbon cannot be prepared in good yield, cannot be prepared in good yield by वुड्स रिएक्शन। क्यों भाई, रीजन आपको दिख ही रहा है कि और भी प्रोडक्ट बन जा रहे हैं, ठीक है, यस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटेन है, अब हम पेंटेन को बनाना चाहते हैं, मान लीजिए वुड्स रिएक्शन से। अब पेंटेन हमें पता है कि अच्छी यील्ड में नहीं बना सकते, 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, तो इसका मतलब मुझे जो रेडिकल चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, एक में 2 कार्बन हो या एक में 3 हो, या हो सकता है किसी एक में 1 हो, एक में 4 हो। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल होंगे, यानी 2 तरह के अगर रेडिकल हुए, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 3 बन जाएंगे। 2 तरह के में कितने बनेंगे, 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसलिए मुझे चाहिए एक ही तरह का रेडिकल, तो अगर यहाँ पे 5 की बजाय 6 हो जाएगा, अगर ये इवन ऑड की बजाय इवन हो गया, तो 6 वाले केस में क्या होगा, 6 वाले केस में, हाँ, अब इसको अच्छी यील्ड में बनाया जा सकता है। बात समझ में आई, ये इसकी खास बात होती है। अगली चीज तुम्हें खुद को सोचनी है, CH4 मीथेन जो होता है, इसको वुड्स रिएक्शन में अच्छी यील्ड में नहीं बनाया जा सकता है। तुम्हें सोचना है कि ऐसा क्यों है, व्हाई CH4 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, मतलब बनाया नहीं जा सकता, मतलब इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, लिख लेना इसको, CH4 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। तुम्हें सोचना है क्यों, व्हाई CH4 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो, इसका रीजन ये है कि इसके लिए हमें पता क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक तो CH3 डॉट, और एक चाहिए होगा अपने को H डॉट। ये जो H डॉट होता है ना, H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो H रेडिकल जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, तो H रेडिकल जनरेट करने के लिए हमें HCl लेना पड़ेगा, और HCl के अंदर तो सोडियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा उसके साथ, तो सोडियम भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पे H रेडिकल जनरेट करना क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे हम। ओके एवरीवन, चलो भाई, अब देखो इसके बाद मान लीजिए रेडिकल्स जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, जैसे एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, और अब हमने सोडियम ड्राईथर ले लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे सोडियम ड्राईथर लिया, यहाँ पे सोडियम के 2 यूनिट्स ले लिए, अगर याद रखिए, अगर हमारे पास डायरेडिकल ऑन द मॉलिक्यूल मिल जाए, यानी वहीं के वहीं मिल जाए, तो उस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इसी के सामने मैं एक और यूनिट ले लूँ यहाँ पे और फिर रिएक्शन करूँ, उनके आपस में कोलाइड करने के, सेट होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू इन दोनों के। ये तो अगल बगल में है, जब ये अगल बगल में या सेम यूनिट पे हैं, डाई रेडिकल बन गया, तो उनका आपस में कंबाइन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर इज फेवरेबल, यानी ये वाली चीज़ इसमें फेवरेबल हो जाएगी। वो जो दूसरा हम सोच रहे हैं कि भाई 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके, ये बहुत ही माइनर बनेगा, मतलब इसके चांसेस
बहुत ही कम होंगे, तो ये नेग्लिजिबल है, ये मेन बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इन केस मल्टीपल रेडिकल्स, इन केस मल्टीपल रेडिकल्स आर प्रेजेंट, in case multiple radicals are present within the molecule, within the molecule, then intramolecular, then intramolecular reaction is favorable, then intramolecular reaction is favorable। तब इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? फेवरेबल होती है। ठीक है, डन है। ओके एवरीवन, तो भाई देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, खुद भी साथ साथ करते रहना, ये नहीं कि बस मेरा ही देखते रहो, खुद भी करते रहना। ठीक है, फिर ये भी करेंगे अपन, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। देखो Cl निकला, अगल बगल में रेडिकल आया, एल्कीन बन गया हमारे पास, दोनों बनेंगे, सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, सिस एंड ट्रांस बोथ विल बी फॉर्म्ड। यहां पे देखो Cl निकाल दो, रेडिकल यहां बनेंगे और यहां बनेंगे, तो वो आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ हमारे सामने बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन किस तरीके से फिजिबल होती है वो आप सभी ने इसमें देख ली है ना। देखो चाहे अब कईयों के दिमाग में आया होगा सर 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, बिल्कुल मानते हैं स्ट्रेन है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस भी बहुत फेवरेबल है। ठीक है, तो रिंग बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 3 मेंबर रिंग फॉर्म तो होती है, तभी तो बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होके दिस विल बी फॉर्म्ड। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में सोचिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। अगर ये हेलोजन तुम डिफरेंट ले लो ना, अगर एक Cl ले लो एक Br ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम आंसर आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी भाई, ये बनाने की गलती मत कर देना। इंट्रामोलिकुलर है लेकिन एंटी एरोमेटिक, एंड दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे चाह के भी इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकता, इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे ही करेंगे, और दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करके हमें ये प्रोडक्ट देगी, है ना। बिकॉज वाया इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन, खुद सोचो कैसे हुआ। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये और एक ये, दोनों कैसे फॉर्म हो सकती हैं और मेजर कौन सा है ये सोच लेना। अगले वाले में भी आंसर दे रहा हूं, अभी शुरू में सपोर्ट कर रहा हूं तुम्हें ना, ताकि तुम खुद से मतलब सोच पाओ इस चीज को। ठीक है, एग्जैक्टली है ना, ताकि खुद से भी सोच पाओ, खुद का दिमाग बढ़िया से लगा पाओ, इसीलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ओके एवरीवन, तो यार देखो यहाँ पे ये Cl निकलेगा, रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, बन गया रेडिकल। अब ये रेडिकल रेडिकल बनने के बाद अब क्या होगा, अब ये आपस में डायरेक्ट अगर कनेक्ट हो जाते हैं यहीं के यहीं, तब तो बनेगा भाई ये। और अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर लेता है, जैसे आप देख सकते हो इस रेडिकल के साथ ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है भाई, हाँ भाई बोलो गर्ल्स एंड बॉयज, हाँ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये इधर, ये इधर, और इससे क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा
और यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा. सो दैट इज हाउ दिस विल बी फॉर्म्ड. तो ये जो होता है ना, ये माइनर बनता है, ये मेजर बनता है ना. क्योंकि उस वाले केस में क्या हो रहा है, जो रिंग का साइज है वो छोटा है. अगर चेक करोगे 4 मेंबर्ड है और 4 मेंबर्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 में बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट वैसे भी अधिक होती है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा. गॉट इट एवरीवन? ठीक है. ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है. दिख ही रहा है भाई, बेंजीन बन गया तो ये ज़्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, है ना. तो देखो यार, रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्शंस में वो प्रोडक्ट नॉर्मली मेजर होता है जो थर्मोडायनेमिकली प्रॉफिटेबल है, यानी फायदे का सौदा होना चाहिए, बिजनेस की तरह है. ठीक है. डील तभी पक्की है जब दोनों का विन विन सिचुएशन हो रहा है, नहीं तो डील नहीं होने वाली. लॉजिकल सी बात है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl हमने निकाला. Cl निकालने के बाद अब हमने क्या किया, रेडिकल बनाया. रेडिकल बनाने के बाद आप रेजोनेंस करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, विच विल गिव अस द बेंजीन रिंग, जिससे हमें बेंजीन रिंग मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, यानी अब हमने एल्काइल हैलाइड की बजाय नाउ वी हैव टेकन एराइल हैलाइड. ठीक है. अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जब हम एल्काइल की बजाय एराइल हैलाइड लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में रिएक्शन का नाम बदल जाता है. ऐसे केस में रिएक्शन को बोला जाता है फिटिक रिएक्शन. द रिएक्शन इज नोन एज फिटिक. ठीक है. तो फिटिक कब है, व्हेन एल्काइल की बजाय हमने लिया एराइल, है ना. तो ठीक है. ओके. तो यहाँ पे Cl निकला, Cl निकलेगा और दो बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. इसको बोलेंगे बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये बन जाएगा हमारे पास बाइफिनाइल. ठीक है. ओके. बेंजीन या उसका डेरिवेटिव हो सकता है, यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा बेंजीन ही हो, बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है. ओके. अगली रिएक्शन, हाँ भाई अगली रिएक्शन होती है यो गाइस. कौन सी रिएक्शन है ये, मैं बताता हूं सभी को. देखो यार, हाँ भाई नाम क्या लग रहा है तुम्हें इसका, कईयों ने गलत सोच लिया ना. हाँ, सब समझ रहा हूं मैं. यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है वुड्ज फिटिक रिएक्शन. वुड्ज फिटिक, यहाँ पे एक होता है हमारे पास एराइल हैलाइड, वन ऑफ देम इज एराइल हैलाइड, और दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड. तो जब एक हमारे पास एराइल होता है और एक हमारे पास एल्काइल होता है, तो डियर स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन. लेकिन नाम कोई इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आपको बता दिया. यानी सिर्फ एल्काइल है तो फिर वुड्स हुआ. अगर हमारे पास उसके अंदर क्या हो गया, एल्काइल के अलावा सिर्फ और सिर्फ एराइल है, यानी बेंजीन टाइप की चीज़ है, तो वो हो गया फिटिक. और अगर यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्टली दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, एक एल्काइल एक एराइल, तो उसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन. क्लियर एवरीवन? तो भाई ये हमारा फंडा था. दिस वाज आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जिसका नाम आपने देखा वुड्स रिएक्शन, उससे एसोसिएटेड रिएक्शन भी आपने समझ लिया है. सही है क्या? अब देखो इसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं. देखो अब प्रिपरेशन में तो एल्केन भी बना, एल्केन के अलावा भी इसमें कर लिया अपन ने, समझ रहे हो ना, यानी एल्केन के अलावा वाले कंसेप्ट भी अपन ने इसमें देख लिए. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है, जो अपने को देखनी है, वो है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस. कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है. देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे एसिड का सॉल्ट लेते हैं. सॉल्ट यानी एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड लेते हैं. सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं. ये ले लिया हमने एसिड का सॉल्ट. सॉल्ट का मतलब क्या बोल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं. इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में बताऊंगा. कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस को शॉर्ट में के कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइमराइज प्रोडक्ट बनेगा. ये हमारे पास डाइमराइज प्रोडक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम वही डाइमराइजेशन वाला खेल है, यानी वही सेम रेडिकल वेडिकल जनरेशन. पर ये होगा कैसे, हाउ इट इज डन, ये अपने को सोचना है. सही है क्या, वही अपने को समझना है. ठीक है.
तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाएगा? पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है एक्वस फेज में, पानी की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं। कौन सी गैसेस कहाँ रिलीज होगी मैं एंड में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ ये आप समझ चुके हो। एसिड सॉल्ट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो उसके दौरान डाइमराइज प्रोडक्ट बन रहा है। तो लिख लो, छोटा सा लिख लो इसके बारे में। देखो, इन दिस रिएक्शन salt of acid, in this reaction salt of acid combine when electrolysis is done, combine when electrolysis is done to form dimer. When electrolysis is done to form dimer बन जाता है उससे, ठीक है, ये बात है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ ये हुआ कैसे भाई। तो देखो, अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मैकेनिज्म यहाँ अब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि कैसे हो रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यार, हमारे पास ये RCOONA मतलब RCO माइनस है, और यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो RCOO माइनस है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो समझ जाओ RCO माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किधर होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। किधर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा भाई, ये रहा RCOO नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, जिसको नहीं पता है ठीक से मैं बता देता हूँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी का पास की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो तब ये प्रोसेस होता है ना। तो बात ये है कि उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O डॉट में। मतलब अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एक्चुअली कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे RCOO नेगेटिव है, और O के पास असल में पता है कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, बहुत सारे लोन पेयर है। तो जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो खुद ही सोचो इलेक्ट्रॉन के लूज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां गोडाउन में माल सबसे ज्यादा होगा। गोडाउन में माल यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किधर है, ऑक्सीजन के पास। तो उसने यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे जो सिर्फ ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर तो रह गए इसके पास, समझ रहे हो, 2 पेयर रह गए, उसमें से किसी एक पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन रह गया, बाकी 2 भी हैं, बस वो 2 पेयर शो नहीं किए मैंने यहाँ पे, 2 पेयर शो नहीं किए, समझ रहे हो, ठीक है। तो O के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, समझना। अब O डॉट जो है ना, O डॉट अनस्टेबल है, क्यों भाई, इसकी ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो गई ना, तो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये पेयरिंग चाहता है, पेयरिंग कैसे होगी, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना कार्बन और R के बीच में, ये वाला है ना, ये बॉन्ड टूटता है होमोलिसिस से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। क्या फायदा हुआ इससे, इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और आप देख सकते हो इस ब्यूटीफुल स्टेप से यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया, और प्लस यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हो गई। एज यू कैन सी कि भाई ये CO2 गैस जो इवॉल्व होती है, ये कहाँ पे इवॉल्व होती है, एनोड पे इवॉल्व होती है। बात समझ में आई क्या। और अब एक बार रेडिकल जनरेट हो गया तो फिर ये क्या करता है, कैसे कंबाइन करता है, ये चीज तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। गॉट इट एवरीवन, ये चीज तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। तो वहां पे बस ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रेडिकल का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, रेडिकल्स कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो बस हो गया काम। तो ये हो गया एनोड पे, और एनोड पे CO2 गैस इवॉल्व हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पे याद रखिए चार्ज बैलेंस होते हैं,
यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो वही इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन तो किया होगा, यानी कुछ प्रोसेस कैथोड पे भी तो हुआ होगा। आइए देखते हैं कैथोड पे क्या हुआ होगा। ये समझ में आया तुम्हें? हाँ, कैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा कार्बन और आर के बीच में, क्योंकि इसके टूटने से क्या हो रहा है, ये O का डॉट जो है ना ये पेयर्ड हो रहा है, और ये पेयर्ड होने से यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, तो इसलिए वहां से वो बॉन्ड टूटा। कैथोड की बात करते हैं तो यहाँ पे पानी होता है भाई, इलेक्ट्रॉन निकला, और जैसे वुड्स के अंदर सोडियम ने किया था, माइनस को क्या चाहिए होता है भाई बोलो, जिंदगी में जैसे हमको माइनस को प्लस चाहिए होता है ना, उसी तरीके से इसको प्लस चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ H को देगा, जैसे ही H को देगा छोटू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है। यहां अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसने बॉन्ड नहीं तोड़ा तो हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हाइड्रोजन में 1s2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो यहां पे डुप्लेटी मैक्सिमम हो सकता है, तो इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का डॉट बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, OH माइनस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, OH माइनस। OH माइनस किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, आप समझ ही चुके हो, Na प्लस के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये जो H रेडिकल बना है, ये H रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो H रेडिकल आप जल्दी से आपस में कंबाइन करके, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, एक अकेला H रेडिकल तो बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट बनेंगे, 1 मोल बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, लेकिन ये कहाँ पे रिलीज हो रही है, हाँ ये रिलीज हो रही है कैथोड पे। किस पे हो रही है स्टूडेंट्स, कैथोड पे ये हो रही है, समझ गए क्या? ठीक है, तो 2 गैसेस रिलीज हुई, कौन सी कहां पे हुई उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। अगली चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है इस प्रोसेस में, पीएच, ये पॉइंट तो आपने साफ ही देख ही लिया, पॉइंट ही पॉइंट है इसके अंदर। अगली चीज सॉल्यूशन का जो पीएच है, पीएच आप जानते ही हो, पीएच ज्यादा मतलब बेसिक, पीएच कम मतलब एसिडिक। तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन का पीएच जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या असर पड़ेगा पीएच पे, बता सकते हो क्या? सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट। हाँ पता है क्या होगा, यस, पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बिकम मोर एल्कलाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो, एल्कलाइन बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट आप प्रॉपर लिख लेना। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन विल बिकम मोर एल्कलाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सॉल्यूशन will become more alkaline over the period of time, so pH increases, ठीक है, बात समझ में आई आपको सभी को? हाँ जी। अब देखो, यानी जो भी क्वेश्चंस वहां हमने किए, जो भी क्वेश्चंस वहां कहां पे किए हमने, कोलबे के अंदर किए, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड है। बस वहां पे फर्क कितना होगा, जो हेलोजन है, हेलोजन की बजाय क्या आ जाएगा, COONA आ जाएगा, या COOK आ जाएगा, बस। यानी रिप्लेस हेलोजन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, रिप्लेस हेलोजन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, व्हाट यू गेट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ रहे हो, यानी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस को डायरेक्टली कैसे करना है, समझ गए ना? सारे वही पुराने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सेम है। CO2 निकाल दो, रेडिकल बना दो, रेडिकल बना के क्या कर दो, उनका कॉम्बिनेशन कर दो, रेडिकल बना के क्या कर दो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन कर दो। अंडरस्टूड है? ठीक है भाई, तो यहां पे आई थिंक आपको अब क्लियरली समझ में आ चुका है कि भाई वुड्स के अंदर हम क्या करते हैं, वुड्स के वेरिएशन कौन से हैं, और कोलबे के अंदर क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडली आज के लेक्चर का कंक्लूजन आपको समझ लेना है कि रेडिकल जनरेट किया हमने और रेडिकल को कंबाइन किया, और अगर रेडिकल, मल्टीपल रेडिकल विद इन द सेम मॉलिक्यूल जनरेट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस काफी फेवरेबल होगा। ओके गाइज, सो होपिंग दैट ये रिएक्शन की शुरुआत आपको बेहद पसंद आई होगी, है ना? अपना फीडबैक जरूर देना आप टेलीग्राम ग्रुप्स में कि आपको कैसी क्लास लगी, रिएक्शंस की शुरुआत आपको कैसी लगी। ठीक है, उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप सभी के लिए लाने के लिए। और बाकी जो भी मटेरियल आपको इससे एसोसिएटेड मिलता जाएगा
वो आप करते जाना। जो भी डीपीपी, एमपीपी, जो भी चीज़ आपको मिलती जाएगी, अभी तो एमपीपी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, लेकिन जो भी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना, डीपीपी, जो भी आपको इससे एसोसिएटेड मिले वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।